वेलकम टू पीसीबी ट्रैक क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर संक्रमण धातु संकुलों में लिगैंड बंधन। तो संक्रमण धातु किसे कहते हैं ये हम सब पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। डी ब्लॉक तत्वों को हम संक्रमण धातु कहते हैं और चूंकि डी ब्लॉक तत्व ढेर सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ढेर सारे संकुल या जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम संकुल कहते हैं। अब इनमें जटिल संकुलों में मेनली धातु आयन और धातु आयन के साथ लिगेंड जुड़ा होता है। इनमें किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, किस तरीके का बंधन होता है, हम इसको यहाँ पढ़ेंगे। कुछ चीजें हम प्रीवियस कक्षाओं में 12th से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, अष्टफल की व चतुष्फल की क्षेत्र में विपाटन। इस वीडियो में हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। पहले तो थोड़ा सा फाउंडेशन जानना चाहिए कि संयोजकता बंध सिद्धांत है क्या। संयोजकता बंध सिद्धांत ये कहता है कि किसी परमाणु के केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। दूसरा, कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए बंध बनाता है। तीसरा, दो परमाणुओं के मध्य अर्धपूरित कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजक बंध बनता है। इसका मतलब जब भी बंध बन जाता है, परमाणुओं के बीच जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, युग्मित हो जाते हैं। इस सिद्धांत की क्या सीमाएं रहीं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली सीमा इस सिद्धांत की ये है कि यह सिद्धांत धातु संकुलों के भिन्न भिन्न उपसह संयोजकताओं और भिन्न ज्यामितियों के लिए आपेक्षिक स्थायित्व का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। वाक्य क्लिष्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक ही धातु आयन अपनी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाता है, अलग अलग संरचनाओं वाले यौगिक बनाता है। तो इन संरचनाओं में कौन सी संरचना वाला यौगिक ज्यादा स्थायी है ये सिद्धांत नहीं बता पाया। संयोजकता बंध सिद्धांत धातु संकुलों में भिन्न ज्यामिति व भिन्न उपसह संयोजन अंक के लिए आपेक्षिक स्थायित्व का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। जैसे आयरन +3 जहां की उसके डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अष्टफल की और समचतुष्फल की दोनों प्रकार के संकुल बनाता है। जबकि क्रोमियम +3 जिसमें डी में 3 इलेक्ट्रॉन है केवल अष्टफल की संकुल बनाता है। कोबाल्ट +2 अवस्था में जबकि डी 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टफल की और चतुष्फल की दोनों प्रकार के संकुल बनाता है। जबकि निकल +2 डी 8 बहुत कम समचतुष्फल की संकुल बनाता है। तो इसका मतलब यह है कि कोई आयन एक से ज्यादा प्रकार की ज्यामिति बना रहा है, ज्यामिति वाले यौगिक बना रहा है, कोई आयन एक ही प्रकार का बना रहा है। तो कौन से आयन के लिए कौन सी संरचना ज्यादा स्थायी है, इस सिद्धांत से यह समझाया नहीं जा सका। दूसरा पॉइंट, यह सिद्धांत धातु संकुलों के अम्लीय व्यवहार की सही व्याख्या नहीं कर सका। देखिए, लुईस के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो अम्ल होता है। कॉम्प्लेक्स बनाते समय लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दान करता है, और धातु आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो अब हमको ये देखना है कि इसमें अम्लीय व्यवहार की क्या व्याख्या। सबसे पहले तो देखें कि जैसे कुछ यौगिक है, कुछ संकुल हैं, इस सिद्धांत ने धातु संकुलों को चुंबकीय व्यवहार के आधार पे आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक संकुलों में वर्गीकृत किया। आंतरिक कक्षक संकुल सहसंयोजक और आयनिक गुण रखने वाले, कुछ संकुल इसके प्रकार इसके विपरीत व्यवहार दर्शाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के संकुल, आंतरिक कक्षक को सहसंयोजक माना गया, बाह्य संकुल को आयनिक गुण वाला माना गया।
अब आप देखिए, जैसे नीचे की ओर देखें, FeH2O6 हेक्सा एक्वो फेरेट जो हमारा आयन है, ये आयन बाह्य कक्षक संकुल है, जबकि हेक्साक्रोमियम +3 और हेक्सा एक्वोक्रोमियम आंतरिक कक्षक संकुल है। इस आधार पे हेक्सा एक्वो जो बाह्य कक्षक संकुल है उसको कम आयनिक को आयनिक होना चाहिए, क्योंकि बाह्य कक्षक को हम पहले से आयनिक मान रहे हैं, और जो आयनिक प्रकृति का है उसको कम अम्लीय होना चाहिए, जबकि क्रोमियम और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस को अधिक अम्लीय होना चाहिए। पर अम्लीयता का क्रम भी आप नीचे देखिए अलग अलग है। इसका मतलब कोई संकुल कब अम्लीय होगा, कब कम अम्लीय होगा, इस सिद्धांत द्वारा बता पाना मुश्किल है। यह सिद्धांत समान संकुलों में अभिक्रिया के वेग को स्पष्ट करने में असमर्थ है। आप देखें कि एक जैसे कॉम्प्लेक्स हैं, मैंगनीज का है फेनिल के साथ ट्राइफेनिल मैंगनीज +2, ये बहुत तेजी से अपघटित हो जाता है, यानी इसका वेग ज्यादा है, जबकि आयरन के सेम तरह के कॉम्प्लेक्स का अपघटन धीमा होता है। ये क्यों होता है ये नहीं समझा सका। कॉपर द्वारा बना एकमात्र अष्टफलकी संकुल जो अमोनिया के साथ बनता है, एक जैसे लिगेंड है, उसमें 6 अमोनिया के अणु होते हैं, उसके बाद भी ये विकृत संरचना क्यों दर्शाता है जबकि सभी लिगेंड एक जैसे हैं, ये स्पष्ट नहीं किया जा सका। यह सिद्धांत संकुलों में चुंबकीय आघूर्ण के लिए कक्षक योगदान को स्पष्ट नहीं करता है, यानी कि संयोजकता बंध सिद्धांत केवल इलेक्ट्रॉन के चक्रण को ही चुंबकीय गुण के लिए उत्तरदायी मानता है, कक्षकों के योगदान को नहीं दर्शाता। जबकि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति किसी भी संकुल को चुंबकीय आघूर्ण प्रदान करती है और रंग प्रदान करती है। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय आघूर्ण और उनके रंग के मध्य कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। यह सिद्धांत ये भी बताने में असमर्थ रहा। यह सिद्धांत संकुलों के अनुचुंबकीय गुणों की ताप निर्भरता को नहीं समझा पाया। एक ही धातु आयन कब आंतरिक कक्षक संकुल बनाएगा, कब बाह्य कक्षक संकुल बनाएगा, ये बताने में ये असमर्थ रहा। इसके अलावा भी बहुत सारे कमियां रही, लेकिन यहां तक हम देखेंगे। अब इसके बाद बारी आती है जब संयोजकता बंध सिद्धांत सभी चीजों को नहीं बता पाया तो एक नए सिद्धांत की आवश्यकता हुई। इस नए सिद्धांत को नाम दिया क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। मैं रीड कर रहा हूं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एच ब्रेदी और आइवेन व्लैक ने सबसे पहले 1929 और 1932 में किया। आयनिक क्रिस्टलों के लिए प्रतिपादित किए जाने के कारण इसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहा गया। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहने का मेन कारण है कि आयनिक कंपाउंड चूंकि क्रिस्टल्स बनाते हैं और ये थ्योरी पहले आयनिक क्रिस्टल्स के लिए दी गई थी, इसलिए इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा गया। 1952 में ओरेगल ने इस सिद्धांत का उपयोग संकुलों में धातु लिगेंड बंध की प्रकृति स्पष्ट करने के लिए किया। यानी लगभग 30 साल बाद या 20 साल बाद इस सिद्धांत का इस्तेमाल ओरेगल ने किया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत मुख्य रूप से केंद्रीय धातु आयन के डी कक्षक और उसके चारों ओर उपस्थित लिगेंडों के पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करता है। यह संबंध ही क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न करता है। फिर से समझ लें कि इस सिद्धांत में मूल रूप से हमें ध्यान देना है कि धातु आयन का डी कक्षक और उसके चारों तरफ जो लिगेंड आएंगे वो आपस में किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसी को हम क्रिस्टल क्षेत्र थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र इफेक्ट कहेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार लिगेंड पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश की भांति कार्य करता है। धातु आयन को भी पॉइंट चार्ज ही माना गया है कि संपर्क में आने के लिए लिगेंड अपने ऋण हिस्से से माइनस पॉइंट से धातु आयन की ओर जाता है, क्योंकि मेनली धातु का जो आयन होगा वो प्लस चार्ज्ड होता है, इसलिए लिगेंड अपने नेगेटिव हिस्से से उसकी ओर आता है। अगर लिगेंड अमोनिया या वाटर की तरह उदासीन है तब डाइपोल या द्विध्रुव के कारण उसमें नेगेटिव सिरा उत्पन्न हो जाता है और वो अपने नेगेटिव हिस्से से ही धातु की ओर आकर्षित होता है। यह सिद्धांत ये कहता है कि धातु आयन और लिगेंड के बीच बना हुआ बंध पूरी तरह से आयनिक होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का कक्षकों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता। तो ये क्लियर समझ लीजिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी
ये बताती है कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो कंप्लीटली आयनिक होती है, पूरी तरह से आयनिक होगी। संकुल निर्माण के लिए धातु आयन के कक्षकों का लिगेंडों की उपस्थिति में विपाटन हो जाता है। जब भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो हमारे धातु आयन यानी मेटल आयन के जो d ऑर्बिटल होंगे या और भी ऑर्बिटल्स होंगे वो लिगेंड के प्रेजेंस में, लिगेंड की उपस्थिति में टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, कुछ हिस्सों में बढ़ जाते हैं। वो हम आगे देखेंगे। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के मुख्य बिंदु या मुख्य अभिगृहित क्या है? पॉइंट नंबर 1, संकुल निर्माण में प्रयुक्त लिगेंड ऋणायन अथवा द्विध्रुव युक्त अणु होता है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लिगेंड मूल रूप से ऋणायन हो सकता है या ऐसा अणु जो डाइपोल हो, जिसमें प्लस माइनस अलग से दिखता हो, द्विध्रुव हो। दूसरा, एक संकुल केंद्रीय धातु आयन व उसे घेरे हुए लिगेंडों का संयुक्त समूह होता है। तो कॉम्प्लेक्स या संकुल यौगिक जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है केंद्रीय धातु आयन और उसको घेरे हुए लिगेंड। संकुल बनाते समय लिगेंड बिंदु आवेश के रूप में अपने ऋणात्मक सिरे की ओर से धातु आयन की ओर अग्रसर होता है। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना होगा, लिगेंड का नेगेटिव हिस्सा, लिगेंड अपने ऋणात्मक हिस्से को धातु आयन की ओर करता है और उसी साइड से आगे बढ़ेगा। यहां कक्षकों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता और बना हुआ बंध पूरी तरह से आयनिक प्रकृति का होता है। अब जब लिगेंड धातु आयन की ओर अग्रसर होते हैं तो धातु आयनों के डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। वास्तव में होता यह है कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षण के कारण डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है। पर यहां एक बात ध्यान रखने की है जो अगले पॉइंट में है, डी कक्षकों की ऊर्जा में समान रूप से वृद्धि नहीं होती, वरन जो कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं उनकी ऊर्जा में अधिक वृद्धि होती है। अब इस बात को समझिए कि डी कक्षक दो प्रकार के होते हैं जो हम आगे देखेंगे। कुछ कक्षक अक्ष पर स्थित होते हैं और कुछ कक्षक अक्षों के बीच में स्थित होते हैं। अब जो लिगेंड धातु आयन की ओर आ रहा है वो या तो अक्ष की दिशा से आएगा या अक्षों के बीच से आएगा। तो मान लीजिए लिगेंड अक्ष की दिशा से आ रहा है तो जो अक्षीय कक्षक होंगे वो उसके सामने पड़ेंगे। जो कक्षक उसके सामने पड़ेगा उसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। जहां प्रतिकर्षण ज्यादा होगा वहां ऊर्जा ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यही कहना है कि जो कक्षक लिगेंड के रास्ते में आएंगे उनमें प्रतिकर्षण अधिक होगा और प्रतिकर्षण से उनकी ऊर्जा बाकी जो कक्षक हैं जो रास्ते में नहीं आते उनकी तुलना में ज्यादा हो जाती है। लिगेंड के मार्ग का निर्धारण लिगेंड प्रकृति, धातु आयन की प्रकृति और लिगेंड की संख्या आदि के द्वारा वो इन 3-4 पॉइंट्स के कारण होगा। लिगेंड की प्रकृति, धातु आयन की प्रकृति, लिगेंड की संख्या आदि। अब ये तो क्लियर हो गया कि जब भी लिगेंड धातु आयन की ओर आएंगे कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होगी जो समान नहीं होगी, असमान होगी। इसका मतलब कुछ कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी और कुछ कक्षकों की ऊर्जा कम। तो धातु आयनों के कक्षकों की ऊर्जा में असमान वृद्धि के कारण धातु आयन के कक्षक भिन्न ऊर्जा के समूहों में विभक्त हो जाते हैं। इसी विभक्त होने को हम डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग या डी कक्षकों का विपाटन कहते हैं। ये विभाजन संकुल की ज्यामिति के अनुरूप भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। डी कक्षकों की आकृति जैसा आप देख सकते हैं, ऊपर की ओर 3 डी कक्षक हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। डी एक्स और वाई जो है वो एक्स और वाई अक्ष के बीच में है, एक्सिस की लाइन पे नहीं है। डी वाई जेड वाई और जेड अक्ष के बीच है, डी जेड एक्स जेड और एक्स के बीच में है। मतलब इनके जो लोब हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस के बीचों बीच 45 डिग्री पे है। तो ये तीनों कक्षक अक्ष पे नहीं है, ये निरक्षीय कक्षक है। नीचे की ओर 2 कक्षक आपको दिख रहे होंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसमें से
ये कक्षकों के लोब x और y अक्ष पर है। डी जेड स्क्वायर, इसमें एक लोब आपको z पे दिखेगा और एक वर्ल या एक पूरा साइकिल जैसा आपको मिलेगा बीचों बीच जो y और z पे है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये दोनों कक्षक अक्षों पर हैं, तो ऊपर के 3 कक्षक निरक्षी, नीचे के 2 कक्षक अक्षीय हुए। निरक्षी कक्षक किसको कहेंगे? dxy, dyz, dzx। इन 3 कक्षकों के लोब या पालियां 2 अक्षों के मध्य क्रमशः जो xy है, x और y के बीच इस तरह से 45 अंश पर स्थित हैं, इन्हें निरक्षी कक्षक कहा जाता है। और चूंकि ये 3 कक्षकों का समूह है इसलिए इसको T2G कहते हैं। T यहाँ पर ट्रिपली और G जो है वो जिरेड के लिए इस्तेमाल किया गया है। ट्रिपली 3, जिरेड समान ऊर्जा के। अक्षीय कक्षक बचे हुए 2 dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, इन 2 कक्षकों के लोब या पालियां दिए गए अक्षों पर स्थित हैं, अतः इन्हें अक्षीय कक्षक कहा जाता है। और 2 समान ऊर्जा के इन कक्षकों को एक साथ EG, इक्वली जिरेड कहा जाएगा। अब हम आते हैं अष्टफल की संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। मैंने 2 डायग्राम बनाए हुए हैं, एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है, एक 2 डायमेंशनल दिखाने के लिए है। आप देख सकते हैं 3 डायमेंशनल डायग्राम में कि जो गोले हैं, जो लिगेंड्स हैं, वो तीनों एक्सिस पर हैं, तीनों अक्ष पर हैं। इसका मतलब अष्टफल की संकुल में सभी लिगेंड अक्षीय दिशा से धातु केंद्र की ओर आते हैं, जिससे अक्षीय कक्षक इनके मार्ग में पड़ेंगे। स्वाभाविक है, जब एक्सिस से आएंगे तो एक्सिस वाले ऑर्बिटल पड़ेंगे, जिससे अक्षीय कक्षकों पर प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण बढ़ने से इनकी ऊर्जा निरक्षीय कक्षकों से अधिक हो जाती है और डी कक्षक 2 भागों में बढ़ जाएगा। इस बार अक्षीय कक्षक यानी कि dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये जो 2 हैं, इनका प्रतिकर्षण ज्यादा होने से इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये ज्यादा ऊर्जा वाले हो जाएंगे। और बचे हुए जो निरक्षीय कक्षक हैं वो निम्न ऊर्जा वाले हो जाएंगे। तो इस तरीके से विपाटन में देखिए डी ऑर्बिटल फ्री आयन का, फिर जैसे ही इसमें लिगेंड नजदीक आता है इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी और हायर एनर्जी लेवल पे अभी भी ये अपभ्रंश या हम ये कहें कि डीजनरेटेड है। जैसे ही लिगेंड और नजदीक आते हैं ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ऊपर की ओर dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर यानी EG कक्षक, नीचे की ओर T2G कक्षक यानी dxy, dyz और dxz। ऊर्जा का वितरण कुछ इस तरीके से होता है कि चूंकि ऊर्जा तो स्थिर है, तो जितना 2 ऑर्बिटल टोटल ऊर्जा लेके ऊपर जाएंगे उतनी ही ऊर्जा कम हो जाएगी 3 ऑर्बिटल के नीचे। तो ऊपर के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर प्रवेश करेगा, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रल है। तो ऊपर कुल 4 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 0.6 इंटू 4 अगर आप करें तो 2.4 डेल ऑक्टाहेड्रल, ये प्लस में आएगा। जबकि नीचे की ओर 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रल है। तो 6 इंटू 4 फिर से 24, 2.4। तो ऊपर प्लस 2.4 और नीचे माइनस 2.4, दोनों को मिलाइए 0 हो जाएगा। तो एनर्जी यहां पर यह ध्यान रखा गया है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसको यहां ध्यान रखा गया है। आते हैं चतुष्फल की संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। नीचे के डायग्राम को देखिए और साइड में देखिए एक क्यूब बना हुआ है। क्यूब के अल्टरनेट 4 कोनों पर स्फीयर रखने से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। एक्सिस दी हुई है एक्स, वाई और जेड। आप देखिए कि कोई भी जो हमारा लिगेंड है वो एक्सिस पे नहीं है। तो चतुष्फल की संकुलों में लिगेंड निरक्षीय स्थिति से धातु केंद्र की ओर आते हैं, जिससे इन कक्षकों पर लिगेंडों का प्रतिकर्षण अक्षीय कक्षकों की तुलना में बढ़ जाता है और डी कक्षक 2 भाग में बढ़ जाएगा। इस बार निरक्षीय यानी कि जो T2G है उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और जो अक्षीय यानी EG है उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। आप देखिए यहाँ, और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, लेकिन इस बार
0.6 जो किसके लिए है, Eg के लिए है, वो प्लस में होगा, वो माइनस में होगा, और T2G के लिए जो 0.4 डेल टेट्राहेड्रल है वो ऊपर की ओर होगा। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, अगली कक्षा में हम इसके आगे का देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।